इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्यकाल क्या हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। बेसिकली ये पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक सा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका संविधान में उनके पद के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 76 है भारतीय संविधान का, वहाँ पे भारत के महान्यायवादी के जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। और इन भारत के महान्यायवादी जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, तो वो हैं भारत के महान्यायवादी। अगर पूछा जाए इनका संविधान में कहाँ पे वर्णन किया गया है, इनके पद की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, तो वह है अनुच्छेद 76, जहाँ पे भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके देख लेते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनके कार्यकाल क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहा जाता है कि उनमें कुछ योग्यताओं का भी होना आवश्यक है, तो वो योग्यताओं को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है इनकी नियुक्ति के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के महान्यायवादी जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो उनकी नियुक्ति के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उन शर्तों को देख लेते हैं। तो पहली शर्त है वो भारत के नागरिक हों। दूसरा कह सकते हैं उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्षों का काम करने का अनुभव हो। कह सकते हैं आप उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक कम से कम जज के रूप में नियुक्त रहे हों, या कह सकते हैं वो किसी उच्च न्यायालय में वकालत किए हों कम से कम 10 वर्षों तक, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की अगर निगाह है या राष्ट्रपति की नज़र में राष्ट्रपति को ये लगता हो कि ये जो व्यक्ति है या ये पर्सन जो है उसको न्यायिक मामलों की काफ़ी अच्छी जानकारी है, वह न्यायिक मामलों में काफ़ी रुचि रखता है या काफ़ी उसको नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। तो ये हो गया बेसिक से इन्फॉर्मेशन कि जो इनकी नियुक्ति है, इनके नियुक्ति से संबंधित क्या क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए, इसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देख लेते हैं जो महान्यायवादी हैं उनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। इनके कार्यकाल कब तक होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो महान्यायवादी होते हैं इनका कार्यकाल जो है वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत का संविधान है उसमें भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनके कार्यकाल का निर्धारण किया गया है। तो ये एकदम गलत बात है, क्योंकि देखिए जो महान्यायवादी हैं उनका कहीं भी जो कार्यकाल है वो संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उनको हटाए जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कहने का मतलब है ना तो उनके कार्यकाल के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, ना ही उनको हटाने की कोई व्यवस्था संविधान में की गई है। उनके बारे में एक व्यवस्था ये दी गई है कि राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उनको, वो तभी तक उनको अपनी पोस्ट पे होल्ड कर सकता है, मतलब पोस्ट पे रख सकता है, और जब मन कहेगा राष्ट्रपति का तो वो उन्हें उस पोस्ट से हटा सकता है। कहने का मतलब है टोटली वो डिपेंड है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है, जब चाहे उनको नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, जब अगर महान्यायवादी को अपना पोस्ट छोड़ना है तब वो क्या कर सकता है, वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति भी कभी भी सौंप कर अपना जो पोस्ट है वो खाली कर सकता है। तो ये हो गया महान्यायवादी के बारे में कि कैसे वो अपनी पोस्ट त्यागता है। इसके अतिरिक्त एक परंपरा ये चली आई है कि जो भारत की महान्यायवादी हैं अगर उनको पोस्ट त्यागना होता है या कब उनके मतलब अपने पोस्ट से वो रिटायर होते हैं, तो कहा जाता है कि जब भी कोई सरकारें जो रहती हैं या कोई मंत्रिपरिषद जो वो त्यागपत्र दे देती है, या कोई जो सरकार है प्रेजेंट में जो चल रही है वो सरकार बदल जाती है तो नई सरकार आती है, तो नई सरकार क्या करती है, किसी नए व्यक्ति को रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को कि आप इनको महान्यायवादी बनाइए। तो उन नए व्यक्ति को वो महान्यायवादी नियुक्त कर देता है राष्ट्रपति। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई सरकारें बदलती हैं तो सरकारें के बदलने के अनुसार ही क्या होता है, महान्यायवादी जो होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ये एक हमारी क्या है, ये एक तरह से संसदीय ये परंपरा है। संसदीय परंपरा में ये वर्णन किया गया है। अब इसके अतिरिक्त देखिए, कहा जाता है कि भारत के महान्यायवादी हैं इनको पारिश्रमिक क्या मिलते हैं, मतलब इनको वेतन और भत्ते क्या मिलते हैं, कहाँ पे निर्धारण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का संविधान है वहाँ पे महान्यायवादी का पारिश्रमिक जो है वो तय नहीं किया गया है। मतलब संविधान में इनके बारे में इनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, ये भी तय नहीं किया गया है। ये भी राष्ट्रपति पर ही डिपेंड है, मतलब राष्ट्रपति जितना निर्धारित करेंगे उतना ही वेतन भत्ता इनको मिलेगा। तो ये हो गया भारत की
जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भारत की महान्यायवादी हैं जिनको कहा जाता है कि ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी होते हैं, इनके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उन कर्तव्यों को पहले देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनके कर्तव्यों में अगर देखा जाए तो इनके कर्तव्यों में कहा जाता है कि ये इनका पहला काम तो ये है कि भारत सरकार को ये क्या करेंगे, विधि संबंधी कोई भी विषय रहेगा तो उस पर सलाह देंगे जो राष्ट्रपति द्वारा इनको सौंपा गया हो। मतलब कोई भी काम है जो राष्ट्रपति इनको सौंपा है, अगर उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया निहित है तो वो उस प्रक्रिया पर, मतलब कह सकते हैं उस नियम कानून पर क्या करेंगे, भारत सरकार को सलाह देंगे कि आपको ऐसा काम इस पे करना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये वकील का कार्य करते हैं। दूसरा इनका ये काम होता है कि विधिक स्वरूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। मतलब कोई कह सकते हैं कि जैसे एक तरह से पहला तो काम इनका ये हो गया कि ये सरकार की तरफ से मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे कोर्ट में। दूसरा ये कह सकते हैं कोई भी अन्य मामला है जो भी सरकार से रिलेटेड ही है तो सरकार का क्या करेंगे, ये पक्ष लेकर उस कोर्ट में या उस जगह पे ये क्या करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा काम इनका ये हो गया। तीसरा काम ये करते हैं कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का ये निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब है कि संविधान में या कहीं पर कोई विधि से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उस प्रश्न को वहाँ पे चैलेंज करते हैं, मतलब उसकी व्याख्या करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी अगर संविधान में किसी भी विधि का, इनको विधि से रिलेटेड इनको कहा गया कि आप इस विधि को अपना पक्ष रखिए, इस विधि के पक्ष में अपना पक्ष रखिए, तब ये अपना पक्ष रखने का काम करते हैं। जिसमें के तहत क्या करते हैं, ये संविधान में अगर कोई भी वर्ड लिखा गया उसका हमको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या उसका अधिकार क्या होगा या उसके बारे में क्या कहने का मतलब है, तो ये भारत की सरकार की तरफ से अपना पक्ष उसमें रखते हैं और बताते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत सरकार के एक तरह से कानूनी सलाहकार हैं वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को कुछ कार्य सौंपते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्टली देखिए यहाँ पे 3 काम दिए गए हैं। इन तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन सी कार्य सौंपता है। तो पहला काम तो ये हो गया, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। कहने का मतलब है कि जैसे भारत सरकार का कोई केस है तो उस केस को लेकर ये क्या करते हैं, भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में ये पेश होते हैं, मतलब जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये पेश होने का काम करते हैं। दूसरा काम हो गया इनका, ये देख लेते हैं। दूसरे काम में कह रहा है संविधान के अनुच्छेद जो 143 है इसके तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा कि आप जाइए और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करिए, मतलब भारत सरकार की तरफ से आप इस केस को सॉल्व करिए या उनके तरफ से आप उसका प्रतिनिधित्व करिए। तो दूसरा काम तो ये हो गया। तीसरा काम ये होता है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। कहने का मतलब है कि अगर सुनवाई करने का अधिकार, मतलब कोई केस है उसमें अगर सुनवाई करना है किसी हाई कोर्ट में तो ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सुनवाई भी कर सकते हैं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं। तो ये हो गया इनके महान्यायवादी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इनके अधिकार और मान्यता मर्यादाएं क्या क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें इनको बोलने या कार्रवाई में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं, वह कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। वहाँ ज़रूरत पड़ी तो ये वहाँ अभिभाषण भी कर सकते हैं, मतलब बोल भी सकते हैं कुछ अगर बोलने को कहा गया। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनको मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब इनको सिर्फ मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है और सारी फैसिलिटी इनको प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, एक संसद सदस्य की तरह ही सभी भत्ते और विशेषाधिकार भी इनको मिलते हैं। तो ये हो गया इनके अधिकार के बारे में। इसके अतिरिक्त देखिए कुछ इनकी सीमाएं भी है, उनकी सीमाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, जो महान्यायवादी हैं इनकी निम्नलिखित सीमाएं होती हैं ताकि इनकी कर्तव्यों की तरह किसी तरह का संघर्ष या जटिलता ना रहे, इसलिए इन पे कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती हैं। वो सीमाएं कौन कौन सी आइए उनको देख लेते हैं। तो देखिए, कहा जाता है पहली सीमा के बारे में कि वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं करेगा। कहने का मतलब है
कि वो भारत सरकार के एक तरह से पक्षकार हैं, या एक तरह से कह सकते हैं आप भारत की तरफ से वो प्रेजेंट कर होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह नहीं देंगे, उनके खिलाफ कोई भी बातें नहीं करेंगे, या उनके खिलाफ कोई भी विश्लेषण नहीं करेंगे। क्योंकि वो भारत सरकार के एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए भारत की सरकार जो है उसके खिलाफ उनको कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। दूसरा काम ये है, जिस मामले में उन्हें भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वो कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको केस दे दिया गया कि भारत सरकार की तरफ से कि जाइए आप इसको वहाँ पे चैलेंज करिए, तो उनके बारे में वो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनको ये जो काम दिया गया है डायरेक्ट उसको वो काम करेंगे, उनके बारे में वो कुछ पूछताछ नहीं कर सकते या कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे उनको कोई केस लड़ने को अब कोई उनके पास एक ऑफ़र आया कि हमारे हमारे ऊपर ये ऐसा आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है, आप हमारे साइड से केस लड़ लीजिए, तो वो केस नहीं लड़ सकते हैं। केस लड़ सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनसे पहले सरकार से सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन को लेने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, उनके साइड से केस लड़ सकते हैं। तो ये इनकी कुछ मर्यादाएँ दी हुई हैं। अब हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं कुछ और जो मर्यादाएँ इनके बारे में दी हुई हैं। तो देखिए, कुछ और जो चौथी मर्यादा है इसके बारे में कहा जाता है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद नहीं ग्रहण करेगा। मतलब कोई भी वो पोस्ट और दूसरी नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पहले से ही महान्यायवादी नियुक्त किया गया है, इसलिए वो किसी और पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पाँचवीं जो इनकी मर्यादा है उसके बारे में कहा जाता है, जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उन्हें प्रेषित नहीं किया जाता, वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। कहने का मतलब है कि अगर उनको सलाह की भी ज़रूरत है, उनसे कोई सलाह भी मांग रहा है, तब भी वो अपनी सलाह नहीं देंगे, जब तक कि उनको ये सरकार कोई लिखित रूप से उनको ये प्रस्ताव नहीं दे देती है कि हाँ, आप ये इनको जाके आप लोग ये क्या कर सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, या इस मैटर में उनको कुछ आप कानूनी सहायता दे सकते हैं। तो जब तक नहीं दे सकते हैं, जब तक सरकार इनको रिटन कंसेंट नहीं दे देती है। तो ये होगी इनकी कुछ मर्यादाएँ। हालांकि कहा जाता है कि जो महान्यायवादी हैं सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ज़रूरी नहीं है कि बस एक लोग को नियुक्त कर दिया गया तो हरदम वही रहेंगे। अगर सरकार चाहती है तो उनको हटा भी सकती है। वह एक सरकारी कर्मी का श्रेणी नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, अतः इसलिए निजी विधिक कार्रवाइयों से इन्हें रोका नहीं जा सकता है। इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि जो निजी विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं उनसे उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको निजी व्यक्ति कहा जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, महाधिवक्ता के बारे में है, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे छोटा सा रिकेप एक दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल 76 है वो भारत की महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल 88 है उसमें कहा गया है कि जो महान्यायवादी हैं उनके संसद के सदनों तथा उनकी समिति से जुड़े हुए अधिकार दिए हुए हैं। कहाँ पे दिए हुए हैं? जो आर्टिकल 88 है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो आर्टिकल 105 है इसमें महान्यायवादी की जो शक्तियाँ हैं और उनके विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा से रिलेटेड सब्जेक्ट उनके बारे में वहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये था भारत के महान्यायवादी के बारे में। इसी तरह आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, जैसे भारत के राज्य का महाधिवक्ता होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं जितने भी पोस्टें दी हुई हैं उन सारी पोस्टों को हम लोग इसी तरह से वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।